नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को अरविंद केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिफारिश पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी को दिल्ली कैबिनेट में मंत्री नियुक्त किया है। इससे पहले राष्ट्रपति ने आप सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अलग अलग आरोपों में ईडी सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। दोनों ही नेता फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। बता दें, ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज इस वक्त आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं आतिशी मारलेना कालकाजी से विधायक हैं। वो दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर चुके हैं। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने एक इंटरनल सर्वे का हवाला देते हुए दावा किया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कुल 224 सीटों में से 140 से अधिक सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मंगलवार को यह तब दावा किया जब भाजपा के 2 पूर्व विधायक और मैसूर के पूर्व मेयर को वो पार्टी में शामिल करा रहे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसके साथ ये भी दावा किया कि आने वाले दिनों में हम उन मौजूदा विधायकों की सूची भी जारी करेंगे जो जल्द ही पार्टी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में चर्चा चल रही है, मैं फिलहाल किसी का नाम का खुलासा नहीं करूंगा। डीके शिव कुमार ने कहा, हमारे पहले के सर्वे में हमें 136 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। अब हमारे सर्वे में हमें 140 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। बदलाव शुरू हो गया है। हम राज्य की यात्रा करते हुए देख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2022 के गुजरात चुनाव के बाद ही यहां चुनाव कराना चाहती थी और उन्होंने अधिकारियों से भी बात की थी, लेकिन इसमें देरी हो रही है। शिव कुमार ने आगे कहा, कारण यह है कि बीजेपी को लगता है कि उन्हें जितने अधिक दिन मिलेंगे उनके लिए वो फायदेमंद होगा, इसलिए इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र के पैमाने पर लगातार भारत की रैंकिंग गिरने की रिपोर्टों के बीच ही अब एक और रिपोर्ट सचेत करने वाली है। स्वीडन में गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वीडेम यानी वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पिछले 10 साल में सबसे बदतर निरंकुश शासन करने वालों में से एक है। हालांकि वीडेम की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में निरंकुशता के मामले बढ़ रहे हैं। इसने कहा है कि 2022 के अंत तक दुनिया की आबादी का 72% लोग निरंकुशता में रह रहे थे, जिनमें से 28% तो क्लोज्ड ऑटोक्रेसी यानी संकीर्ण निरंकुशता में थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले भारत में उदार लोकतंत्र की स्थिति सुधर रही थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसे पहले की स्थिति में धकेल दिया गया है। वीडेम की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जैसे आबादी वाले देशों में गिरावट से औसत स्तर प्रभावित होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ब्रिटेन में आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला जारी है। सोमवार देर शाम लंदन के थिंक टैंक चैथम हाउस में राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस एक फासिस्ट संगठन है और ये मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बना है। भारतीय सांसद ने कहा कि भारत में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई पूरी बदल गई है और इसका कारण आरएसएस नामक एक संगठन है। ये एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन है जिसने मूल रूप से लगभग सभी भारतीय संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बात ने मुझे हिला दिया कि वो हमारे देश के विभिन्न संस्थानों पर कब्जा करने में कितने सफल रहे हैं। प्रेस, न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग सभी खतरे में हैं और किसी न किसी रूप में नियंत्रित हैं। राहुल ने कहा कि मैं बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता वाले नैरेटिव में विश्वास नहीं करता। कांग्रेस पार्टी एक विचार है। हमने बीजेपी की तुलना में कई वर्षों तक देश पर शासन किया है। कोई भी बीजेपी को हरा नहीं सकता। मीडिया की बनाई हुई कहानी है। बीजेपी हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहने वाली है। लंदन में राहुल गांधी की टिप्पणियों से परेशान होकर बीजेपी ने आज मंगलवार को राहुल पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांगा है। बीजेपी ने राहुल पर आरोप लगाया कि विदेशी हस्तक्षेप की मांग करके उन्होंने विदेशी धरती पर देश को बदनाम करने की कोशिश की है। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कांग्रेस नेता पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी बड़ी पीड़ा के साथ जोर देकर कहना चाहेगी कि राहुल गांधी ने अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, राजनीति, संसद, राजनीतिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को शर्मसार करने की कोशिश की है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी पूर्ववर्ती सोनिया गांधी को टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि यूरोप और अमेरिका को लोकतंत्र को बचाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो, हम अपने आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप के सख्त खिलाफ रहे हैं। किसी भी विदेशी देश को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
रविशंकर ने कहा, श्री खड़गे, बीजेपी जानना चाहती है, अगर आपको लगता है कि आप कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष हैं तो क्या आप राहुल गांधी की गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक टिप्पणियों का समर्थन करते हैं कि अमेरिका और यूरोप को भारत में लोकतंत्र बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए? अगर आप नहीं करते हैं तो उन्हें अस्वीकार करें। सोनिया जी, बीजेपी आपसे आग्रह करना चाहेगी, आप पूरी तरह से गैर जिम्मेदार टिप्पणियों पर अपना रुख स्पष्ट करें। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि रविशंकर प्रसाद वही काम कर रहे हैं जो वो और उनके सुप्रीमो करते हैं, तोड़ना मरोड़ना, बदनाम करना और साफ साफ झूठ बोलना। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रविशंकर प्रसाद पर तंज कसा और चुटकी लेते हुए कहा कि प्रासंगिकता और पुनः रोजगार की तलाश करने की कोशिश कर रहे एक सत्तारूढ़ दल के एक बेरोजगार नेता को देखने से ज्यादा मनोरंजक कुछ नहीं है। विपक्षी नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम करने वाले अपना पसंदीदा नारा अब की बार ट्रंप सरकार भूल जाते हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई की एक टीम मंगलवार को मीसा भारती के पिता और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव से पूछताछ करने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची। हालांकि घुटने की सर्जरी के बाद लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं है और वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। सीबीआई ने इसी मामले में कल सोमवार को लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी पूछताछ की थी। बता दें, लालू यादव आरजेडी के संस्थापक हैं। हाल ही में लालू यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का संकल्प दोहराया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरह लालू भी विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरजेडी इसको 2024 से जोड़ रही है। उसका कहना है कि बीजेपी बिहार में हार के डर से ऐसा कर रही है। आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कल ही कहा था कि ये सिलसिला 2024 तक चलता रहेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की पूछताछ पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर गुस्सा जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कहा कि पापा को तंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं, ये सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, ये याद रखना होगा। उन्होंने कहा कि पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। बता दूं, लालू प्रसाद यादव का हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ही उनको अपनी किडनी दान की थी। इलाज के बाद हाल ही में लालू सिंगापुर से भारत लौटे हैं और अब उनसे सीबीआई पूछताछ शुरू कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने मंगलवार को दावा किया कि गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के 2 बेटों में से एक को 1 या 2 दिन में गोली मार दी जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए रामगोपाल यादव ने अतीक अहमद का बचाव किया और कहा कि पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के असली दोषियों को नहीं ढूंढ पा रही है। अहमद के बेटे अली अहमद का नाम पिछले हफ्ते उस उमेश पाल की हत्या में सामने आया था जो 2005 के तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह था। मुख्य गवाह उमेश पाल की इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल जैसे ही अपनी क्रेटा कार से उतरे तभी उन पर फायरिंग हुई। इसमें उमेश पाल समेत 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या हो गई थी। ये पूरा हत्याकांड घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था। उमेश पाल हत्याकांड के 2 आरोपी मुठभेड़ में अब तक मारे जा चुके हैं। विजय चौधरी सोमवार तड़के ही प्रयागराज पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। उमेश पाल हत्याकांड में जिस आरोपी को उस्मान बताया जा रहा है और जिसको 2 दिन पहले एनकाउंटर में मार गिराया, उसकी पत्नी ने अब साजिश का आरोप लगाया है। उसकी पत्नी ने कहा कि उसके पति का नाम उस्मान नहीं बल्कि विजय चौधरी था। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत फंसाने के लिए हम हिंदू परिवार को मुस्लिम बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में मृतक विजय चौधरी की पत्नी सुहानी ने एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े किए हैं। सुहानी के उस वीडियो को ट्विटर पर साझा कर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर पुलिस द्वारा विजय को उस्मान क्यों बना दिया गया। इस वीडियो में सुहानी असली नाम विजय चौधरी होने का दावा करते हुए कहती सुनी जा सकती हैं कि उस्मान नहीं है, वो लोग फरेबी हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग फंसा रहे हैं ज़बरदस्ती, इसीलिए तो उन्होंने एनकाउंटर कर दिया, मुसलमान बना दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं, हम लोग नहीं जानते, गांव टोला वाले लोग नहीं जानते हैं कि क्या नाम है, हम लोग मुसलमान हो गए हैं क्या। वो आगे कहती हैं कि नाम बिल्कुल गलत है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो वीडियो में आगे कहती हुई सुनी जा सकती हैं, ये लोग हमारे पति को मारे हैं तो हमको भी मार दें। सोशल मीडिया पर इस वीडियो बयान के आने के बाद तीखी प्रतिक्रिया हुई। सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर हिंदू को मुस्लिम बनाकर पेश क्यों किया गया।
नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण शिलांग के राजभवन में हुआ। मेघालय के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कोनराड संगमा पूर्व लोकसभा स्पीकर पीए संगमा के बेटे हैं। 2016 में पिता के निधन के बाद कोनराड ने एनपीपी की कमान संभाली थी। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 में की थी। कोनराड संगमा को 45 विधायकों का समर्थन मिला है। बीते सप्ताह आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनपीपी को 26 सीटों पर जीत मिली थी और 11 सीटों पर यूडीपी जीती थी। वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई थी। नतीजों के बाद बीजेपी ने एनपीपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। नेफ्यू रियो एक बार फिर नागालैंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने एक बार फिर आज सीएम पद की शपथ ली। कोहिमा में हुए शपथ ग्रहण समारोह में गवर्नर ला गणेशन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद थे। मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी किया और पीएम मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और इलाज देने वालों को जेल में डालें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बेहद चिंताजनक है। वहां आम लोगों के लिए काम करने वाला और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं बचता। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का नया मॉडल बनाया जिससे गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। सत्येंद्र जैन ने गली गली मोहल्ला क्लिनिक बनाकर घर घर तक इलाज पहुंचाया, लेकिन पीएम मोदी ने उनको जेल में डलवा दिया है। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा शख्स है जिसने भारत की जनता का खून पसीने का कमाया, अरबों खरबों लूटा है, बैंकों और एलआईसी का पैसा डुबो दिया है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी जी ने सिसोदिया और जैन पर झूठे केस लादकर उनको जेल में डाल दिया और देश को लूटने वाले शख्स को गले लगा लिया। केजरीवाल ने कहा कि वो देश की स्थिति को लेकर चिंतित हैं, इसलिए होली पर पूरे दिन देश के लिए ध्यान और पूजा करेंगे। उन्होंने देशवासियों से भी ऐसा करने की अपील की है। दिल्ली के विवादित शराब घोटाले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी की है। उसने हैदराबाद के एक व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि जब यह नीति तैयार की जा रही थी और इसे लागू किया जा रहा था, तब पिल्लई ने अन्य आरोपियों के साथ नीति संबंधी बैठकों में साउथ ग्रुप के प्रमुख का प्रतिनिधित्व किया था। बता दें, ये इस मामले में 11वीं गिरफ्तारी है। पिल्लई को लंबी पूछताछ के बाद सोमवार शाम पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसे लोकल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी की मांग करेगी। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के लिए न्याय की मांग करते हुए उनके माता पिता ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के बाहर धरना दिया। मीडिया से बातचीत में मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा, मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बीते 10 महीने से कुछ ठोस नहीं हुआ। पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय दिया गया। हकीकत यह है कि केस को दबाया जा रहा है, अहम गवाहों को हटाया जा रहा है और कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं है। इसलिए हम विधानसभा के बाहर बैठने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि बेटी की हत्या के मुख्य अभियुक्त अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। मूसेवाला के पिता ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की। बता दें, सिद्धू मूसेवाला की बीते साल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तोशाखाना मामले में गैर जमानती वारंट को रद्द करने की मांग वाली इमरान खान की याचिका पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इमरान खान ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की थी, जो कि पिछले ही सप्ताह तोशाखाना मामले में उनके खिलाफ कोर्ट ने तब जारी किया था जब वो फिर से कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। बता दें, इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने तोशाखाना से लिए गिफ्ट्स की जानकारी चुनाव आयोग से छिपाई थी। मालूम हो कि तोशाखाना पाकिस्तान में एक सरकारी विभाग है। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे अधिकारियों को किसी विदेश यात्रा पर या किसी दौरे के दौरान मिले कीमती तोहफों को रखा जाता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।